हेलो गाइस, मैं प्रकाश सर आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेटर एजुकेशन पर। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता होगा, हमने 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस पार्ट 2 ये हमने स्टार्ट कर दिया था। गाइस, इसका हमने एक वीडियो बना लिया था। उस वीडियो में हमने पढ़ा था वर्क ऑफ रिवर, ग्लेशियर, पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जिसने भी हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनके लिए मैंने फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेज दिया है। ओके, तो आप लोग सबसे पहले वो देख लीजिएगा। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, उससे पहले आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वर्क ऑफ द विंड एंड द लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड, मतलब ऐसे लैंडफॉर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जो फ्लो ऑफ विंड की वजह से बनते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। विंड इज अ गैशियस एजेंट ऑफ इरोजन। गाइज, हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है कि एयर के मूवमेंट को ही विंड बोला जाता है। साथ ही साथ विंड गैशियस एजेंट है। The erosional, transportational and depositional work of wind is more prominent in desert and semi-arid region. Guys, क्या बताया गया है? इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क जो रहता है ये खास तौर पे कहाँ पे रहता है? मोर प्रोमिनेंट मतलब होता है मोर फेमस। कहाँ पे रहता है ये? डेजर्ट टाइप एरियाज में। और सेमी एरिड मतलब क्या होता है? ड्राई रीजन। समझ में आ गया? जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता हो। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। एज मैकेनिकल वेदरिंग ऑकर्स ऑन अ लार्ज स्केल हियर, क्या बताया गया है? और ऐसी जगहों पे मैकेनिकल वेदरिंग लार्ज स्केल पे होता है। गाइज, आपको पता होगा मैंने चैप्टर 3 में आप लोग को बता दिया था मैकेनिकल वेदरिंग किस वजह से होता है। जैसे कि आप लोग को बता दिया था मैंने, टेम्परेचर, क्रिस्टल ग्रोथ, वाटर। तो ड्राई रीजन मतलब वहां पे टेम्परेचर हाई होगा, इसीलिए वहां पे मैकेनिकल वेदरिंग जो है ज्यादा होता है। समझ में आ गया? पाउडर्ड रॉक एंड सैंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, और इसी वजह से क्या होता है गाइस, जो भी रॉक का पार्टिकल्स रहता है, सैंड का पार्टिकल्स रहता है, ये बहुत ही लार्ज एरिया पे क्या होता है? स्प्रेड होता है। ओके, देयर इज हार्डली एनी ऑब्स्ट्रेकल इन द ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ द विंड। गाइस, ये खास करके कहां पे होता है? ये होता है डेजर्ट लाइक एरियाज में, राइट। सो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए कोई भी ऑब्स्ट्रिकल्स, मतलब आप लोग को पता होगा डेजर्ट लाइक एरिया में ट्रीज ज्यादा होते हैं क्या? नहीं होते हैं। और वहां पे ज्यादा बिल्डिंग, फैक्ट्रीज वगैरह कुछ नहीं होता है, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजीली हो पाता है। Sand particles also get transported along with the wind and they are carried over longer distance and get deposited where the speed of the wind reduces. Guys, क्या बताया गया है? Sand particles भी wind के साथ फ्लो होते रहते हैं, और वो कब तक फ्लो होते हैं? जब तक wind का फ्लो फास्ट है। जैसे ही wind का फ्लो रिड्यूस हो जाता है, वो sand particles जो फ्लो हो रहे थे वो उसी जगह पे क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। समझ में आ गया? In this way the wind does the work of erosion, transportation and deposition. इसी तरह से विंड जो है अपना काम करता है। कौन सा काम? इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन का। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए उसमें से जो इरोजनल वाला वर्क है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। इरोजनल वर्क ऑफ विंड। विंड कैरी स्मॉल सैंड पार्टिकल्स, स्मॉल पेबल्स एक्सेट्रा। विंड अपने साथ क्या क्या कैरी करता है? स्मॉल सैंड पार्टिकल्स, स्मॉल पेबल्स। पेबल्स क्या होता है गाइस? स्टोन। ओके, अलॉन्ग विथ these particles cause erosion along with रॉक्स कमिंग इन द वे ड्यू टू फ्रिक्शन। गाइज, क्या बताया गया है? ये जो भी पार्टिकल्स विंड लेके फ्लो होता है वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? इरोजन क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? जब विंड फ्लो होता है, ये सब पार्टिकल्स के साथ फ्लो होता है, उस बीच कोई भी एक बड़ा रॉक या स्टोन आ गया तो उसको घिसते हुए जाता है विंड। पता है ना, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और ये कंटिन्यूसली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से होता रहता है। इसी वजह से क्या होता है? वहां पे इरोजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया? This leads to formation of mushroom rocks, deflation, hollows, yardangs, etc. See figure 4.3. Guys, इस वजह से क्या होता है? अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि मशरूम रॉक्स, डिफ्लेशन, हॉलोज, यार्डांग्स। फिगर 4.3 में आप लोग को दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मशरूम रॉक दिया गया है। किस तरह से? वो ऊपर के तौर पे ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से क्या नहीं हुआ है? इरोजन नहीं हुआ है, लेकिन नीचे ज्यादा हुआ है, तो वो एक मशरूम जैसा स्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर रहा है।
है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, मशरूम रॉक बोला जाता है। समझ में आ गया आप लोग को। फिगर 4.3 में यारडांग्स का डायग्राम दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। डायरेक्शन ऑफ विंड दिया गया है, देखो फर्स्ट जो डायग्राम दिया गया है उसमें आप लोग देख सकते हो वहां पे लिखा गया है सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक दिखा आप लोग को। अभी विंड जब फ्लो होता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, तो जो सॉफ्ट रॉक रहता है वो क्या हो जाता है, वो भी फ्रिक्शन की वजह से फ्लो हो जाता है। समझ में आ गया। लेकिन जो हार्ड रॉक रहता है वो फ्लो होता है क्या, जल्दी नहीं होता है। सो उसी की वजह से आप लोग सेकेंड डायग्राम देख सकते हो, थोड़ा सा पार्ट उभरा हुआ है, थोड़ा नीचे है, फिर से थोड़ा उभरा हुआ है, फिर से थोड़ा नीचे है। सो जो सॉफ्ट रॉक रहता है वो क्या हो जाता है, वो इरोजन की वजह से फ्लो हो जाता है। समझ में आ गया। और इस टाइप का लैंडफॉर्म जो है प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड। सैंड पार्टिकल्स दैट ब्लो विद द विंड आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। जो भी सैंड पार्टिकल्स विंड के साथ ब्लो होते हैं उनका साइज और शेप जो है वो डिफरेंट रहता है, ये आप लोग को पता होगा। दोज पार्टिकल्स विच आर वेरी फाइन आर कैरिड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। गाइज क्या बताया गया है, ऐसी पार्टिकल्स जो बहुत ही ज्यादा हल्के रहते हैं वो लॉन्गर डिस्टेंस तक, अभी देखिए हल्के हैं तो विंड अपने साथ बहुत दूर तक लेके जाता है उसको, while the larger ones get transported to shorter distance only। और गाइस क्या बताया गया है, जो लार्जर पार्टिकल्स है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक ही ट्रेवल होते हैं। समझ में आ गया। These sand particles get deposited in deserts and semi arid climates। और ये खास तौर पे कहाँ डिपॉजिट होते हैं, डेजर्ट टाइप एरियाज और सेमी एरिड क्लाइमेट्स में। सेमी एरिड मतलब मैंने आप लोग को बता दिया है जहां पे लेस रेनफॉल होता है। ओके। एज अ रिजल्ट स्पेसिफिक लैंडफॉर्म आर फॉर्म्ड। गाइस क्या बताया गया है, इस वजह से कुछ खास लैंडफॉर्म जो है वो फॉर्म होते हैं। कौन से सैंड ड्यून्स, बार चेन्स, सेफ, रिपल मार्क्स, लोएस्ट प्लेन्स एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड बाय विंड डिपोजिशन। ये सब लैंडफॉर्म्स जो है वो फॉर्म होते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं, आप लोग को मैं बता देता हूं, सब एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके गाइस, try to understand the various landform produced by the work of wind with the help of your teacher। गाइस कुछ हम लोग को लैंडफॉर्म्स के डायग्राम दिए गए हैं, आप लोग को वो अच्छे से समझने हैं। ओके तो चलिए मैं आप लोग को Give it a try. Some pictures of landform produced by the work of the wind are given below। गाइस कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं आप लोग को विंड के फ्लो के वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं ना उसके। See the pictures and write in the box whether they have been formed by erosion or deposition। गाइस क्या बताया गया है, आप लोग को वो पिक्चर्स देख के पता लगाना है कि वो इरोजन के वजह से फॉर्म हुए हैं या फिर डिपोजिशन के वजह से। ओके तो मैं आप लोग को समझा देता हूं। गाइस सबसे पहला जो पिक्चर है वो किसका है, मशरूम रॉक का है। और ये किसके वजह से बनता है, इरोजनल वर्क ऑफ विंड। ओके आप लोग लिख लीजिए ये चीज। ओके समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सैंड ड्यून, बारचन। सो ये किसकी वजह से बनता है, ये बनता है डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड। ओके सैंड ड्यून आप लोग को पता होगा, रेती के टीले रहते हैं, पता है ना आप लोग को। रेगिस्तान में आप लोग ने मूवीज वगैरह में भी देखा रहेगा, पता है ना आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है वो है रिपल मार्क्स। रिपल मार्क्स क्या होता है गाइज, आप लोग ये पिक्चर अच्छे से देखिए, आप लोग देख सकते हो पानी की लहरों की तरह यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, मार्क्स बने हैं। समझ में आ गया आप लोग को। सो इसी को बोला जाता है रिपल मार्क्स। और ये किससे बनता है, डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड से। ओके गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, आप लोग ध्यान दीजिए। ओके गाइज आप लोग देख सकते हो ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये किसका है, सेफ सैंड माउंट्स। और ये किससे बनता है, डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड से बनता है। ओके इसमें आप लोग देख सकते हो छोटी छोटी लाइंस गई है, जो फॉर्मेशन हुआ है लैंड का वो कैसा है, छोटे छोटे बड़े बड़े लाइंस गए हैं, दिख रहा है आप लोग को। तो वो लंबे चौड़े लाइंस रहते हैं गाइज, ये चीज याद रखिए। ओके और इनको क्या बोला जाता है, सेफ सैंड माउंट्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पिक्चर दिया गया है वो क्या है, यारडांग्स का। गाइज यारडांग का गाइज मैंने आप लोग को पहले बता दिया था फिगर 4.3 में, जो एक रफ डायग्राम बनाया था डायरेक्शन ऑफ द विंड, पता है ना आप लोग को, याद आ रहा है ना। तो उसी के तौर पे जो ओरिजिनल फिगर रहता है वो कैसा रहता है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे जो पहले उभरा हुआ पार्ट है वो क्या है, हार्ड रॉक है। ओके और उसके बीच में जो लैंड दब चुका है वो क्या है, सॉफ्ट रॉक है। समझ में आ गया आप लोग को। सो वो किससे बनता है, इरोजनल वर्क ऑफ विंड से बनता है। ओके ये भी आप लोग लिख लीजिए गाइज। और नेक्स्ट जो है वो है हमाडा, ये किससे बनता है, इरोजनल वर्क ऑफ विंड से बनता है। ओके गाइस चलिए देखते हैं आगे क्या बताया गया है।
फाइंड आउट वेयर विल यू फाइंड मशरूम रॉक्स इन द डेक्कन प्लेटो। गाइज आप लोग को क्या पूछा गया है, मशरूम रॉक जो है पेज नंबर 34 पे हम लोग ने पढ़ा था, वो आप लोग को डेक्कन प्लेटो में कहां पे देखने मिलेगा। सो मैं आप लोग को बता देता हूं गाइज, इन द रीजन ऑफ हाइटेड रॉक्स। कहां पे देखने मिलेगा आप लोग को, जहां पे बहुत बड़े बड़े रॉक्स रहते हैं, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका और हैदराबाद। समझ। Can you find the work of wind near the coastal areas? What landforms will be formed there? Guys क्या पूछा गया है, कोस्टल एरियाज पे मतलब समुंदर वाले किनारे वाले एरियाज पे, वहां पे आप लोग को लैंडफॉर्म्स देखने मिलेंगे क्या, विंड से बने हुए, और वो लैंडफॉर्म्स कैसे बनेंगे वहां पे, ये पूछा गया है हम लोग को। सो गाइज इसका आंसर भी एकदम इजी है, मैंने आप लोग को बता दिया था ना, रिपल मार्क्स, वो लैंडफॉर्म्स आप लोग को वहां पे देखने मिलेगा। सैंड माउंट्स मतलब जो सेफ हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था, ये देख सकते हो आप लोग फर्स्ट डायग्राम, ये भी आप लोग को देखने मिल सकता है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं, राइट द नेम्स ऑफ द लैंडफॉर्म्स विद विच द फॉलोइंग डायग्राम्स आर एसोसिएटेड। गाइज हम लोग को यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, उसके रिलेटेड हम लोग को उनके नाम लिखने हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं, कलर द इरोडेड एंड द रिमेनिंग पार्ट इफ एनी इन द गिवन डायग्राम। आप लोग को क्या करना है, कलर भी करना है, कौन सा पार्ट इरोडेड है और कौन सा रिमेनिंग पार्ट है। ओके सो गाइज मैं आप लोग को नाम बता देता हूं एक एक करके। आप लोग यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम जो देख सकते हो, ये किसके जैसा दिख रहा है गाइज, मैंने आप लोग को बताया था मशरूम रॉक कैसा रहता है, ऊपर से छतरी जैसा रहता है और नीचे से इरोजन होता है, पता है ना आप लोग को। सो ये उसी की तरह दिख रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे मशरूम रॉक। ओके जो नेक्स्ट वन है गाइज आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, ये है सैंड ड्यून, बारचन। ओके चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो दिया गया है वो क्या है, ये है गाइज आप लोग देख सकते हो, ये जो थर्ड वाला पिक्चर है ये किसकी तरह दिख रहा है, यार्डंग्स की तरह दिख रहा है। बीच में क्या हुआ है, सॉफ्ट रॉक जो है वो इरोजन की वजह से चला गया है, जो हार्ड रॉक है वो वहीं पे है। समझ में आ गया आप लोग को। ये थर्ड पिक्चर को और आप लोग ये पिक्चर जो है यार्डंग वाला कंपेयर करो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके गाइज, और जो लास्ट पिक्चर है वो क्या है, वो है सेफ सैंड माउंट्स का। गाइज मैंने आप लोग को बता दिया था लैंडफॉर्म्स बनते हैं बहुत ही लंबे लंबे पैरेलल, बराबर। ये लास्ट वाला पिक्चर देखिए आप लोग, और ये फर्स्ट वाला पिक्चर देखिए, देख लिया आप लोग ने, कंपेयर हो रहा है, राइट। तो होप सो आप लोग को समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, आप लोग ध्यान दीजिए गाइस। ओके गाइज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क ऑफ सी वेव्स एंड द लैंडफॉर्म्स। ओके किस तरह से सी वेव्स की वजह से, मतलब समुद्र की लहरों की वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ओके फिगर 4.4 में आप लोग देख सकते हो, लैंडफॉर्म एट द सी कोस्ट दिया गया है, ये हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। पहले देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। In the coastal areas, sea waves carry out erosional, depositional and transportational work. कोस्टल एरियाज में मतलब जहां पे समुद्र का किनारा होता है, वहां पे सी वेव्स जो है मतलब लहरें जो है वो क्या करते हैं, इरोजनल, डिपोजिशनल और ट्रांसपोर्टेशनल वर्क परफॉर्म करते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं, विंड्स एंड टाइड्स कॉज द मूवमेंट ऑफ सी वेव्स एज अ रिजल्ट। क्या बताया गया है गाइस, विंड्स और टाइड्स मतलब जो भी लहरें हैं, इसकी वजह से क्या होता है, सी वाटर का मूवमेंट होता है, राइट। और इसी वजह से एज अ रिजल्ट मतलब ये मूवमेंट की वजह से क्या होता है, वेव्स कम टू द कोस्ट। और जो वेव्स है मतलब जो लहरें हैं वो कहाँ पे आती है, किनारे की ओर आती है। समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ दे आर हीटिंग द रॉक एट द कोस्ट। गाइस क्या बताया गया है, कोस्ट पे मतलब किनारे पे जो रॉक रहता है वहां पे जोर जोर से हीट करती है, क्या हीट करती है, लहरें हीट करती है। ओके इरोजन ऑफ द रॉक ऑकर्स, और इसी वजह से कंटिन्यूसली हीट करने की वजह से क्या होता है, इरोजन होता है रॉक का। ओके इन कोस्टल एरियाज हैविंग वाइड बीचेस वेव्स कैरी आउट डिपोजिशनल वर्क। कोस्टल एरियाज में मतलब जहां पे समुद्री किनारा होता है वहां पे वाइड बीचेस रहेंगी, वाइड बीचेस मतलब लंबी चौड़ी बीचेस रहेगी, और वहां पे डिपोजिशनल वर्क होता है, किसका, सी वेव्स का। ओके मैं आप लोग को समझा देता हूं, पहले हम लोग इरोजनल वर्क जो है समझ लेते हैं गाइज। ओके इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव्स, when the waves break at the coast, they bring with them water, transported stones, pebbles and sand particles etc. guys क्या बताया गया है, जब लहरें कोस्ट पे मतलब किनारे पे आती है तो वो अपने साथ क्या क्या लेके आती है, वाटर, ट्रांसपोर्टेड स्टोन्स मतलब बहुत सारे पानी के अंदर के स्टोन जो है वो भी किनारे पे आते हैं, पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर एकदम, सैंड पार्टिकल्स एक्सेट्रा। ओके चलिए आगे देखते हैं, दिस लीड्स टू द इरोजन ऑफ द कोस्ट। इसी वजह से ये सब चीजें जो है वो किनारे पे आती है, एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है और वो जो कोस्ट है वो क्या होता है, इरोड होना स्टार्ट हो जाता है। ओके बिकॉज ऑफ द केमिकल एंड हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ द सी वेव्स टू।
क्या बताया गया है, केमिकल। केमिकल मतलब सी में होता है, जो भी होता है, तो वो सी में क्या रहता है, नमक रहता है। सो नमक की वजह से केमिकल रिएक्शन भी होता है, हाइड्रोलिक एक्शन भी होता है। हाइड्रोलिक मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू वाटर, मतलब मूविंग वाटर की वजह से भी जो भी चीजें होती है वो ये सब चीजें ऑकर करवाती है। कौन सी? लैंडफॉर्म्स लाइक वेव कट प्लेटफॉर्म्स, सी केव्स, सी आर्चेज, सी क्लिफ्स एक्सेट्रा, ये सब लैंडफॉर्म्स बनते हैं गाइस। कौन से? वेव कट प्लेटफॉर्म बनता है, सी केव्स बनते हैं, सी आर्चेज बनते हैं, सी क्लिफ्स बनते हैं। ओके, मैं आप लोग को बताता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इरोजनल वर्क ऑफ द वेव, और ये किसके वजह से बनते हैं, इरोजनल वर्क ऑफ द वेव्स की वजह से। ओके, सी फिगर 4.4 गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फिगर 4.4 में दिया गया है सी केव। आप लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, जब वाटर जो है किनारे की तरफ आता है तो वो जोर से हिट करता है, बराबर। हिट करने की वजह से वहां पे धीरे धीरे करके छोटा छोटा खड्डा होते रहता है और वो एक टाइम बाद क्या बन जाता है, केव बन जाता है। ओके, इसके लिए उसको बोला गया है सी केव। नेक्स्ट आप लोग जो ऊपरी भाग दिया गया है, जो अपर पार्ट है, वो क्या है, सी क्लिफ। मैं आप लोग को समझा दूंगा, पिक्चर्स भी दिए गए हैं गाइज। ओके, वेव कट प्लेटफॉर्म भी दिया गया है आप लोग को, सी आर्च भी दिया गया है। ओके, और जो लास्ट वन है, जो उभरी पार्ट है, मतलब जो पार्ट बाहर आया है, वो क्या है, सी स्टैक। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में, आप लोग ध्यान दीजिए। ओके गाइज, डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स, हमने पढ़ लिया इरोजनल वर्क। ओके, अभी पढ़ते हैं डिपोजिशनल वर्क। द इरोडेड मटेरियल्स एक्यूमुलेटेड एट द सी बेड, सी बेड मतलब समुद्र के नीचे जो भी इरोडेड मटेरियल जमा हुआ रहता है वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ टाइड्स दे कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स द कोस्ट एंड अवे फ्रॉम द कोस्ट। गाइस, क्या बताया गया है, जो भी समुद्र के नीचे जो भी इरोडेड मटेरियल जमा हुआ रहता है, लहरों की वजह से, टाइड्स की वजह से वो किनारे पे आता रहता है। ओके, और किनारे से दूर भी जाता है, ये भी चीज आप लोग याद रखिए। ओके गाइस, दे बिकम फाइन बिकॉज ऑफ एट्रिशन एंड हिटिंग ईच अदर। गाइस, क्या बताया गया है, वो बहुत ही ज्यादा फाइन मतलब बहुत ही ज्यादा हल्के हो जाते हैं। क्यों होते हैं हल्के, एट्रिशन की वजह से। एट्रिशन मतलब क्या होता है गाइस, अटैकिंग की वजह से। जैसे कि मैंने आप लोग को एग्जांपल दे दिया था सी केव का, बराबर। एंड हिटिंग ईच अदर मतलब जो हिट होता है वाटर, इसी वजह से वहां पे लैंडफॉर्म प्रोड्यूस होते हैं। ओके, आगे देखते हैं, चलिए। डिपोजिशन ऑफ सच मटेरियल्स ऑकर एट द प्लेस वेयर द इफेक्ट ऑफ वेव्स इज लेस। गाइस, क्या बताया गया है, और ये जो भी चीजें फॉर्म होती है वो डिपॉजिट कहां पे होती है, जहां पे वेव्स का फ्लो लेस रहेगा, मतलब वेव का फ्लो जो है कम रहेगा। अगर फास्ट रहेगा तो क्या होगा, वहां पे भी डिपॉजिट नहीं होगा, कहीं और पे जहां पे फ्लो जो है लेस है वहां पे वो डिपॉजिट होगा। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। लैंडफॉर्म्स लाइक बीचेस, सैंड बार्स, लगून्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द सी वेव्स। गाइस, कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं सी वेव्स की वजह से, बीचेस, सैंड बार्स और लगून्स। गाइस, मैं इसके आप लोग को पिक्चर भी बता दूंगा। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में। Try to understand the various landforms produced by the work of sea waves with the help of your teacher. Guys, कुछ हम लोग को लैंडफॉर्म्स बताए गए हैं जो सी वेव्स की वजह से बनते हैं, वो हम लोग को समझ लेने हैं। ओके, आपकी टीचर की मदद से मैं आप लोग को समझा दूंगा गाइज। ओके, गिव इट अ ट्राई। चलिए देखते हैं क्या ट्राई करने बोला गया है हम लोग को। Some pictures of landform produced by the work of sea waves are given below. कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं गाइज, जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं ना सी वेव्स की वजह से, उनके। ओके, see the pictures and write in the box whether they have been formed by erosion or deposition. हम लोग को क्या करना है गाइज, वो पिक्चर्स को देखना है और पता लगाना है और लिखना है बॉक्स में कि वो किस वजह से बने हैं, इरोजन की मदद से या फिर डिपोजिशन की मदद से। ओके, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लेसेस अलोंग कोंकण कोस्ट वेयर यू विल फाइंड द लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय सी वेव्स। आप लोग को क्या करना है, इंटरनेट की मदद से आप लोग को इंफॉर्मेशन निकालना है कोंकण कोस्ट का, मतलब महाराष्ट्र में ही है ये कोंकण कोस्ट, और वहां पे कौन से लैंडफॉर्म्स है, और ये सब लैंडफॉर्म जो हम लोग ने सी क्लिफ्स, सी केव्स, सी आर्चेज, ये सब वहां पे है कि नहीं, ये हम लोग को पता लगाने हैं। ओके, सो ये आप लोग एक्टिविटी कर लीजिएगा गाइज। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से लैंडफॉर्म्स दिए गए हैं, जो फर्स्ट वाला है गाइज, आप लोग देख सकते हो, वो क्या है, सी केव्स। सी केव्स गाइज हम लोग ने पढ़ लिया था फिगर 4.4 में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है सी केव। वो ओरिजिनली कैसा दिखता है, यहाँ पे दिया गया है गाइज। ओके, सो ये किसकी वजह से बनता है, इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पिक्चर दिया गया है वो किसका है, लगून्स। गाइज, लगून
गाइज लगून्स कैसे बनते हैं मैं आप लोग को बता देता हूं। जब सी वाटर जो है वो सी के थोड़ा सा ही दूर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर से वहां पे एक लेयर बन जाता है सैंड का, फिर वो सी से थोड़ा अलग दिखता है। गाइज आप लोग यहां पे देख सकते हो पिक्चर में, इसी को क्या बोला जाता है, लगून बोला जाता है। ओके, और ये किससे बनता है, डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव से बनता है। ओके, और चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया गया है, वेव कट प्लेटफॉर्म, ये किससे बनता है, इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चलिए आगे देखते हैं, हमने पढ़ लिया था सी आर्च। सी आर्च किससे बनता है, इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव से बनता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पिक्चर दिया गया है वो क्या है, सी क्लिफ। सी क्लिफ क्या होता है गाइज, मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया था, उभरा हुआ पार्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सी क्लिफ एकदम ऊपर दिया गया है, देख लिया आप लोग ने। ये किससे बनता है गाइज, इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव से बनता है। ओके, तो आप लोग ये भी लिख लीजिए अच्छे से। जो नेक्स्ट है वो क्या है, बीच, ये किससे बनता है, डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव से बनता है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है गाइज वो क्या है, सैंड बार, और ये किससे बनता है, डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव से बनता है। ओके, समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताएं गाइज, एक डायग्राम दिया गया है, आइडेंटिफाई द लैंडफॉर्म्स मेड बाय वेव्स एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन पिक्चर। गाइज आप लोग को एक पिक्चर दिया गया है, आप लोग को इसमें क्या पता करना है, लैंडफॉर्म्स पता करने हैं। ओके, और उसका नेमिंग भी करना है। सो गाइज आप लोग ये खुद कर लोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ओके, आप लोग ध्यान दीजिए गाइज। वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर एंड लैंडफॉर्म प्रोड्यूस। गाइज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राउंड वाटर की मदद से कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो हम लोग समझने वाले हैं। ओके, The rainwater seeps below the earth's surface through the porous rocks or cracks in the rocks. The water accumulate in the non-porous layers of the rocks. Guys क्या बताया गया है, जो भी बारिश के तौर पे पानी नीचे आता है, जमीन क्या कर लेती है, उस पानी को सोख लेती है। पता है ना आप लोग को, जमीन के अंदर जो भी क्रैक्स रहेंगे या फिर रॉक्स में जो भी क्रैक्स रहेंगे, उनके थ्रू वो पानी क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। और जमा कहाँ पे होता है, एक्यूमुलेट कहाँ पे होता है, जहाँ पे नॉन पोरस रॉक्स रहेंगे। नॉन पोरस मतलब जहाँ पे रॉक्स में क्रैक्स खत्म हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दिस एक्यूमुलेटेड वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। इसी वाटर को क्या बोला जाता है, ग्राउंड वाटर बोला जाता है। ओके, द सॉल्युबल मटेरियल्स इन द वाटर गेट डिसॉल्व्ड एंड फ्लो विद द ग्राउंड वाटर। गाइस क्या बताया गया है, अभी पानी जो है वो जमीन के नीचे है, और जमीन के नीचे जो भी मिनरल्स है, समझ में आ गया आप लोग को, वो मिनरल्स क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, और वो वाटर के साथ फ्लो होते रहते हैं। दिस इज द इरोजनल वर्क ऑफ द ग्राउंड वाटर। इसी वर्क को क्या बोला जाता है, इरोजनल वर्क बोला जाता है ग्राउंड वाटर का। ओके, when the groundwater evaporates or the volume of soluble minerals is more than the solubility of the groundwater, the deposition of dissolved material starts. guys क्या बताया गया है, जब groundwater evaporate होता है या फिर वॉल्यूम जो soluble minerals का होता है, मतलब जो भी soluble minerals रहते हैं वो अभी पूरी तरह डिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन और भी मिनरल्स है तो वो डिजॉल्व होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि solubility ग्राउंड वाटर का क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। समझ में आ गया, तब भी क्या होता है, डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है उस मिनरल्स का। समझ में आ गया आप लोग को। Landforms like sinkholes, limestone caves, stalactites and stalagmites are formed. Guys कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, सिंक होल, लाइमस्टोन केव्स, स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेगमाइट्स। समझ में आ गया आप लोग को, मैं आप लोग को समझा दूंगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक डायग्राम दिया गया है सिंक होल का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Thus the ग्राउंड वाटर कैरी आउट द इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशनल वर्क। ग्राउंड वाटर भी सभी की तरह इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशनल वर्क जो है कैरी करता है। समझ में आ गया गाइस आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। ग्राउंड वाटर टेबल, द अपर सरफेस ऑफ द वाटर एक्यूमुलेटेड बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द वाटर टेबल। गाइस क्या बताया गया है, जो ऊपर वाला सरफेस, एग्जैक्टली ग्राउंड के नीचे जो ऊपर वाले सरफेस पे वाटर रहता है उसको क्या बोला जाता है, वाटर टेबल। ओके, फैक्टर्स लाइक सीजन्स, पोरोसिटी ऑफ रॉक, पोरोसिटी मतलब क्या होता है, रॉक्स में भी फ्री स्पेस रहता है गाइज। ओके, सो उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है कि कितना वाटर नीचे जमीन में जमा हो रहा है। ओके, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इस टाइम पे इस साल कितनी बारिश हुई उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है।
एक्सेट्रा इफेक्ट द लेवल ऑफ वाटर टेबल। और जो लेवल रहता है वाटर का, समझ में आ गया आप लोग को, वो किस किस चीज़ों से इफेक्ट होता है? फैक्टर्स लाइक सीजन, पोरोसिटी ऑफ रॉक्स, अमाउंट ऑफ रेनफॉल। समझ में आ गया आप लोग को? द वाटर टेबल इज क्लोजर टू द ग्राउंड ड्यूरिंग रेनी सीजन। गाइज आप लोग को पता होगा रेनी सीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है पानी सोख लेता है, पता है ना आप लोग को। सो इसी वजह से जो ग्राउंड वाटर रहता है ज़मीन के थोड़ा नज़दीक रहता है, ज़मीन के नीचे बात हो रही है गाइज, ओके। और वहीं पे वाइल इट इज डीपर इन द समर सीजन, समर सीजन में आप लोग को पता है क्या होता है? इवोपरेशन होता है। सो इसीलिए जो भी ग्राउंड वाटर के नीचे का जो भी मतलब ग्राउंड के नीचे का जो भी पानी रहता है वो क्या हो जाता है? वो नीचे चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं गाइस। फाइंड आउट वेयर आर लाइमस्टोन केव्स, स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेगमाइट्स फाउंड इन महाराष्ट्र। गाइस क्या बताया गया है? स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स और लाइमस्टोन केव्स महाराष्ट्र में आप लोग को कहाँ पे देखने मिलेंगे? सो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट केव्स का डायग्राम जो है दिया गया है। देख लिया आप लोग ने? मैं आप लोग को समझा दूंगा और अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। कन्हूर केव्स इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे कन्हूर केव्स है। आप लोग को वहाँ पे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट केव्स जो है आप लोग को देखने मिल जाएंगे, ओके गाइज। Why are the landforms formed in the limestone called karst? गाइस क्या बताया गया है? लाइमस्टोन रीजन में जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको कास्ट क्यों बोला जाता है? सो गाइस इसका आंसर एकदम ज़्यादा इजी है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैनी लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड इन द लाइमस्टोन आर फाउंड इन दिस रीजन, मतलब बहुत सारे लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं वो आप लोग को इस रीजन में देखने मिलेंगे, ओके। दीज लैंडफॉर्म्स आर स्टडीड ऑन लार्ज स्केल, और ये लैंडफॉर्म्स जो है इनके ऊपर स्टडी जो है बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में होता है। साथ ही साथ ये लैंडफॉर्म्स कौन से ज़्यादातर एरियाज में मिलते हैं? जहाँ पे एड्रियाटिक सी रहता है वहाँ पे, समझ में आ गया? लोकेटेड नियर एड्रियाटिक सी, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिए, ओके गाइज। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोग को और इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके गाइज। थिंक अबाउट इट। रामू हैड टू डिग अ वेल इन हिज फार्म। रामू नाम का एक बंदा है, उसको क्या करना है? एक वेल मतलब एक कुआं खोदना है अपने खेत में। बट ही इज इन ए डिलेमा एज टू विच सीजन ही शुड डिग सो दैट देयर इज वाटर सप्लाई फॉर अ लॉन्गर टाइम। बट वो एक सोच में है, कौन से सीजन में उसने ज़मीन में कुआं खोदना चाहिए ताकि वो कुएं में पानी लॉन्गर टाइम तक रह सके। व्हाट विल यू सजेस्ट टू रामू? आप लोग रामू को क्या सजेशन दोगे गाइस? गाइस मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, रेनी सीजन में वाटर जो है वो क्या होता है? ज़मीन के नीचे ज़्यादा नज़दीक रहता है, वहीं पे समर सीजन में वो ज़मीन के नीचे थोड़ा दूर रहता है। अगर रामू रेनी सीजन में खोदता है नीचे ज़मीन में तो उसको जल्दी ही पानी मिल जाएगा, बट क्या होगा? समर सीजन में वो पानी इवोपरेट हो जाएगा, फिर उसका कुआं जो है वो पूरा खाली रहेगा, समझ में आ गया? सो रामू को समर सीजन में वेल डिग करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा? वो बहुत ही ज़्यादा अंदर तक खोदेगा, इस वजह से क्या होगा? समर सीजन में, रेनी सीजन में, हर एक सीजन में उसको पानी अवेलेबल रहेगा, ओके। Give it a try. See the pictures of the landforms produced by the work of ground water. Guys आप लोग को कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं ना ग्राउंड वाटर से, उसके, ओके। राइट इन द बॉक्स बिलो देम वेदर दे आर फॉर्म्ड थ्रू द वर्क ऑफ इरोजन और डिपोजिशन। फिर से हम लोग को लिखना है कि ये कौन से वर्क से बने हैं, इरोजन या फिर डिपोजिशन, ओके। सो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट पिक्चर जो दिया गया है वो किसका है? सिंक होल का। ये किससे बनता है? इरोजनल वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर, ओके। आप लोग ये चीज़ लिख लीजिएगा गाइज, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है वो क्या है? वो है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट एंड केव्स। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, डिपोजिशन वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर से ये बनता है, ओके गाइज। आगे देखते चलिए। आइडेंटिफाई द लैंडफॉर्म्स बाय ग्राउंड वाटर इन द गिवन डायग्राम। एक डायग्राम दिया गया है गाइज आप लोग को, इसमें ये कौन सा लैंडफॉर्म है ये आप लोग को क्या करना है? पता लगाना है, ओके। सो गाइज इसका आंसर मैं आप लोग को बता दूं, ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट का ही डायग्राम है, ओके गाइज। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो फॉर्म में जो भी स्ट्रक्चर बना है वो नीचे आया है, एक नीचे से ऊपर गया है, राइट, और एक ऊपर से नीचे आया है। सो गाइज जो नीचे से ऊपर मतलब छत की तरफ जाता है उसको क्या बोला जाता है? स्टेलेक्टाइट बोला जाता है, ओके। और जो छत से जमीन की तरफ बढ़ता है उसको क्या बोला जाता है? स्टेलेगमाइट बोला जाता है, ओके गाइज। ये किस वजह से होता है आप लोग को बता दूं, जब वाटर जो है
टिप टिप करके नीचे फ्लो होते रहता है, उस टाइम पे उसके साथ मिनरल्स या फिर सॉइल जो है वो भी क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, लेकिन वो फ्रीज हो जाते हैं गाइज, ओके। और जब वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्रीज होते हैं, मतलब जब वो ग्राउंड से अपर कॉर्नर की तरफ फ्रीज होते हैं तो वो बनते हैं स्टेलेक्टाइट, ओके। और जो ऊपर से नीचे की तरफ फ्रीज होते हैं वो बनते हैं स्टेलेग्माइट। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। थिंक अबाउट इट, विच एजेंट हैज़ द मोस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल, विंड, रिवर और ग्लेशियर। कौन से एजेंट के पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहती है, ये आप लोग को पूछा गया है। कौन से एजेंट दिए गए हैं गाइज? विंड, रिवर और ग्लेशियर। गाइज आप लोग को पता होगा सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा एजेंट फ्लो होता है, बराबर, विंड, रिवर या फिर ग्लेशियर। कौन सा फ्लो होता है? विंड फ्लो होता है, ओके। सो विंड हैज़ द मोस्ट काइनेटिक एनर्जी। गाइज इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो डालने वाला हूं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स का, ओके। सो आप लोग उसे भी फॉलो कर लीजिएगा अच्छे से। गाइज आप लोग को अगर कुछ भी डाउट रहेगा क्वेश्चन आंसर्स से रिलेटेड या फिर एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके गाइज। मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और अगर आप लोग पर्सनली भी मुझसे बात करना चाहते हो गाइज, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम ID दे दिया है, आप लोग वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके गाइज। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग गई है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए गाइज, मुझे एक लाइक दीजिए मेरे वीडियो पे, ताकि मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले गाइज, ओके। और अगर आप लोग ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गाइज। मेरे नए वीडियोस आप लोग को जल्दी मिलेंगे, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा, इसीलिए बेल आइकन दबाइए, ओके गाइज। फिर मिलता हूं मैं आप लोग को किसी नए वीडियो में। थैंक यू।